एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स नॉलेज एनटीए नेट। आज की वीडियो जो है वो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो अपडेट आया है उससे रिलेटेड है। अगर आप एनटीए नेट के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए हायर एजुकेशन में इसमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं या फिर आप स्टूडेंट्स ही हैं, नॉर्मल 10th क्लास के हैं, तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक नई पॉलिसी है जिसके अकॉर्डिंग आपको आने वाले सेशंस में जल्द ही ये पॉलिसी आएगी, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसे समझने के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना PDF नोट्स के लिए या इस वीडियो का PDF लेने के लिए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नई शिक्षा नीति कौन सी है। तो नई शिक्षा नीति जो है वो है आपकी 2020, ठीक है। तो नई शिक्षा नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है वो मंजूरी दे दी है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल और आईवी मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी दी है, एक ड्राफ्ट पेश किया है। ड्राफ्ट में ये बताया है कि किस तरह की ये एजुकेशन पॉलिसी होने वाली है, क्या नए नए चेंजेस किए जाएंगे, किस तरह से स्टूडेंट्स को जो है वो मोटिवेट किया जाएगा, उनका डेवलपमेंट होगा, उन सब के बारे में ये बताया गया है। तो इस पॉलिसी में सबसे पहली एक जो भी है आपको एक अपडेट ये दिया है कि पहले जो मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय था, MHRD था, उसका नाम जो है वो बदल कर क्या रख दिया गया है, आपका शिक्षा मंत्रालय। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा पॉइंट है कि MHRD का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, MHRD का नाम बदल कर रख दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। 29 जुलाई को MHRD मंत्री रमेश पोखरियाल ने नई शिक्षा नीति 2020 का ड्राफ्ट पेश किया। कब पेश किया? 29 जुलाई को। आपको ये जो नाम है वो याद रखना है, किसने किया? MHRD के मंत्री ने, रमेश पोखरियाल जी ने इसका ड्राफ्ट जो है वो पेश किया है। अब ये पॉलिसी कब लागू होगी इसके बारे में नहीं बताया गया है कि नई शिक्षा नीति 2020 कब लागू होगी। इसके संबंध में अभी कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है। क्यों नहीं की गई है? क्योंकि अभी सिर्फ इसे मंजूरी दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। अभी इसका बिल पेश किया जाएगा, उसके बाद कानून बनाया जाएगा, देन उसके बाद इसे लागू किया जाएगा। तो ऐसा संभावना बन रही है कि अगले एकेडमिक सेशन 2021 से इसे जो है वो जल्दी ही शुरू किया जाएगा। नई शिक्षा नीति जो है इसका मेन पर्पस क्या है, मेन ये किसके लिए यूज़ है, इसका मेन लक्ष्य है भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना। पूरे वर्ल्ड में जो भारत है उसे ज्ञान की महाशक्ति बनाने के लिए इस नीति का मेन लक्ष्य है। तो आपको ये लाइन भी याद रखनी है। इसमें जो है विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने की क्या दी गई है, अनुमति दी गई है। और 2040 तक सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का उद्देश्य बहुविषयक संस्थान बनाना होगा, जिसमें प्रत्येक का लक्ष्य 3000 या अधिक छात्र होंगे। तो ये भी आपको फैक्ट्स जो हैं वो याद करने हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ये छोटा सा ओवरव्यू था कि कब इसके बारे में ड्राफ्ट पेश किया, किसने पेश किया, क्या इसका लक्ष्य है, और कितने साल तक जो है वो इसमें हायर एजुकेशन सिस्टम में कितने स्टूडेंट्स को जो है वो रखने की या कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 क्या है। नई शिक्षा नीति किसके स्थान पर लाई गई है, ये भी आपके लिए एक क्वेश्चन बन सकता है कि नई शिक्षा नीति 1986 के स्थान पर लाई गई। पहले जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो 1986 के अकॉर्डिंग थी। जो 1986 में एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसके अकॉर्डिंग थी। तो ठीक से मतलब 1986 से 34 साल बाद 2020 में एक नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, ठीक है। तो आपके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसको रिप्लेस करके नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। तो 1986 को, ठीक है। इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर 3 साल से लेकर 18 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है, ठीक है। 3 से 18 साल के बच्चों को शिक्षा अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है। इसका मेन पर्पस है कि सभी छात्रों को उच्च शिक्षा मीन्स हायर एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। पूर्व प्राथमिक शिक्षा क्या है कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य 2025 तक
पूर्व प्राथमिक शिक्षा ये प्री प्राइमरी शिक्षा 3 से 6 वर्ष की आयु की सीमा को सार्वभौमिक मतलब कंपलसरी कर दिया गया है 2025 तक के। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा के लिए सार्वभौमिक पहुंच। ड्रॉप आउट्स के पुनः स्थापित करने के लिए शिक्षा को सार्वभौमिक पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने 2030 तक 3 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य स्कूली शिक्षा में पहुंच और भागीदारी प्राप्त करने के उद्देश्य को निर्धारित किया गया है। मतलब बोलने का यही है कि 2030 तक 3 से 18 साल के बच्चे जो कि ड्रॉप आउट होते हैं उनके लिए मुफ्त शिक्षा देने के उद्देश्य जो हैं वो रखे गए हैं। तो ये नई एजुकेशन पॉलिसी के मेन पर्पस है। 3 साल से लेकर 18 साल के बच्चों को जो है एजुकेशन कंपलसरी दी जाएगी, मुफ्त देने की जो है इसमें बात की गई है कि ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स के लिए अनिवार्य किया गया है। साथ ही साथ प्री प्राइमरी एजुकेशंस को कंपलसरी कर दिए गए हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट है आपके लिए कि 5+3+3+4 का क्या डिज़ाइन है। पहले जो था वो ये डिज़ाइन नहीं था, पहले 10+2 का डिज़ाइन था, लेकिन इसे अब चेंज कर दिया है, उसे 5+3+3+4 का डिज़ाइन रखा गया है। क्या है ये 5+3+4? ये 3 से 18 साल के बच्चों के लिए को कवर करता है। ये जो आपका 5 है इसके अंडर ये बताया गया है कि ये जो आपका 5 है, 5 साल का आपका एक फाउंडेशन स्टेज होगा, 5 साल का बच्चों का एक फाउंडेशन स्टेज होगा। जब स्टार्टिंग में बच्चा एडमिशन लेता है तो उसके पहले 5 साल उसका एक फाउंडेशन स्टेज होगा जिसमें उसे 3 साल की प्री प्राइमरी स्कूल मतलब उसे 3 साल प्री प्राइमरी स्कूल के करने पड़ेंगे और देन उसके बाद उसकी फर्स्ट और सेकंड ग्रेड शुरू होगा, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्लास शुरू होगी। तो पहले 5 साल में 3 साल प्री प्राइमरी के होंगे और अगले 2 साल जो होंगे वो फर्स्ट और सेकंड के होंगे। नेक्स्ट है आपका 5+3 के अंडर क्या आएगा? 3 जो है वो आपकी लेटर प्राइमरी है, स्टेज है जिसमें 3rd, 4th और 5th क्लास को जो है वो इंक्लूड किए गया है। नेक्स्ट 3 में क्या इंक्लूड किया गया है? नेक्स्ट आपकी उच्च प्राथमिक चरण के अंडर आती है जिसमें 3 साल के ग्रेड 6, 7th और 8th को इंक्लूड किया गया है। और 4th जो है वो आपकी उच्च या माध्यमिक है चरण ग्रेड है जिसमें आपकी 9th, 10th, +1 और +2 को जो है वो लाया गया है। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा डिज़ाइन है 5+3+3+4। ठीक है, ये लाइन आपको याद रखनी है। हो सकता है एग्जाम्स में आपसे रीअरेंज करने के लिए आ जाए क्वेश्चन, या आपको इस तरह से 4 ऑप्शन दी जाए, आपको उसमें से सिलेक्ट करनी है कोई बिल्कुल सही कौन सी है। आपको याद रखनी है कि ये जो है वो 3 से 18 साल के बच्चों के लिए लाया गया एक स्टेज मतलब एक डिज़ाइन है जिसमें पहले 5 साल में से 3 साल जो हैं वो प्री प्राइमरी के हैं, 2 फर्स्ट और सेकंड के हैं, अगले 3 साल +3 साल जो हैं वो 3rd, 4th, 5th के हैं, अगले 3 साल जो हैं वो 6th, 7th, 8th के हैं और अगले 4 साल जो हैं वो 9th, 10th, +1 और +2 की हैं। आई होप आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज़ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसी डिज़ाइन से रिलेटेड कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक कक्षा बाल वाटिका। ठीक है, क्या बताया गया है कि बाल वाटिका 5 साल के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा जो है उसे हम बाल वाटिका भी बोल सकते हैं। 5 वर्ष की आयु से पहले हर बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका जो कि कक्षा 1 से पहले है में स्थानांतरित हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कक्षा 6 से शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोडिंग। मतलब जब बच्चा कक्षा 6 में पहुंचेगा तो उसे क्या करवाई जाएगी? उसे कोडिंग, कंप्यूटर में कोडिंग किस तरह से की जाती है उसको कराना सिखाया जाएगा, उसमें डेवलपमेंट की जाएगी, उसकी स्किल्स को डेवलप किया जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बच्चों को कंप्यूटर जो थे वो बहुत लेट लगाए जाते थे, या प्राइवेट स्कूल्स में ही होते थे, गवर्नमेंट में नहीं होते थे, ये बच्चों की स्किल्स को डेवलप नहीं किया जाता था। लेकिन अब क्या होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर कि 6th क्लास से ही बच्चों को कोडिंग करना शुरू की जाएगी, उन्हें कंप्यूटर के बारे में बताया जाएगा, कंप्यूटर में किस तरह से कोडिंग होती है उसके बारे में बताया जाएगा। कि नेक्स्ट है आपका बोर्ड परीक्षाओं का महत्व कम। पहले बोर्ड की परीक्षाओं को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था, हम ये बोल सकते हैं कि बच्चों को बहुत डराया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वर्ष में 2 बार परीक्षा आयोजित होगी और बोर्ड परीक्षा के महत्व और तनाव को कम करने के लिए साल में 2 बार जो हैं वो परीक्षाएँ होंगी। परीक्षा 2 भागों में आयोजित की जाएगी। उद्देश्य और वर्णनात्मक परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित की जा सकती है। बोर्ड परीक्षा में रट्टा सीखने के बजाय ज्ञान आवेदन को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला ये है कि
वर्ष में 2 बार जो है वो आपके एग्ज़ाम्स होंगे। पहले क्या होता था कि 3 बार एग्ज़ाम्स होते थे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और देन फाइनल टर्म। तो बच्चा क्या करता था, सिर्फ फाइनल टर्म में ही पढ़ता था, वो फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म में नहीं पढ़ता था। लास्ट के 2 महीने पढ़ेगा और पास हो जाता था, और बच्चे होते भी थे पास। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, साल में 2 बार परीक्षाएँ होंगी और दोनों परीक्षाओं के अंकों को जोड़ने के बाद ही बच्चों का फाइनल रिजल्ट बनेगा। मतलब उन 2 परीक्षाओं को जोड़ने के बाद ही फाइनल रिजल्ट बनेगा। मतलब सेमेस्टर की तरह होगा, साल में 2 बार पेपर होंगे और दोनों पेपर पास करना इंपॉर्टेंट होंगे बच्चों को। इससे क्या होगा कि रट्टा नहीं लगाएंगे और उनमें जो है वो डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, बच्चा पूरा का पूरा साल ही पढ़ेगा। नेक्स्ट है कि छात्रों के रिपोर्ट कार्ड में भी चेंजेस होंगे। पहले रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल सिंपल बनाए जाते थे, उनके मार्क्स वगैरह होते थे, लेकिन अब बच्चों के 360 डिग्री के अकॉर्डिंग रिपोर्ट कार्ड बनेंगे। 360 डिग्री क्या होता है, जिसमें कि बच्चों का पूरा परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। उन्हें उनकी पर्सनल्स एबिलिटीज़ को चेक किया जाता है, क्लास में परफॉर्मेंस को देखा जाता है, उनकी किस तरह की उनकी अटेंडेंस है, बाकी सब कुछ। एग्ज़ाम मतलब मार्क्स के अलावा भी अदर्स हर चीज़ों के ऊपर, महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर ध्यान रखा जाता है। इसमें टीचर भी बच्चे को असेस करता है, स्टूडेंट्स खुद अपने आप को भी असेस करते हैं, या जो भी क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं वो भी असेस करते हैं। मतलब पूरा का पूरा 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। नेक्स्ट है आपका आम प्रवेश मतलब कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, जो मैंने आपको बताया कि क्या होगा। कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो एनटीए द्वारा विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा के लिए आयोजित किया जाएगा साल में 2 बार। पहले क्या होता था कि कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपके जो +2 के मार्क्स थे उसके हिसाब से, कट ऑफ के हिसाब से एडमिशन मिला करती थी कई स्कूल कई कॉलेज में, सॉरी। लेकिन अब क्या होगा कि अगर आपके मार्क्स कम हैं, आपके परसेंटेज कम है +2 में, तो एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसके हिसाब से भी आपको कॉलेज में एडमिशन्स दी जाएंगी। ये साल में 2 बार बताया गया है कि 2 बार आयोजित किया जाएगा एनटीए के द्वारा। विज्ञान, मानविकी, भाषा, कला और व्यावसायिक विषयों में उच्च गुणवत्ता वाली सामान्य योग्यता परीक्षा होगी, जो जिससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स को अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन मिलेगी। 50% सकल नामांकन अनुपात आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितना अनुपात रखा गया है। एनरोलमेंट रेशो लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शिक्षा मंत्री के सचिव अमित खरे ने कहा है कि 2035 तक, कौन से सन तक, 2035 तक 50% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य रखा गया है। पहले ये लक्ष्य कम था, पहले 26 पिछली एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग पहले ये लक्ष्य 24.6 या 26.4% समथिंग था, लेकिन अब इसे बदलकर 50% रख दिए गए। अब ये रखा गया है कि स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट रेशो जो है वो 2035 तक 50% होनी चाहिए कॉलेज में। बीच में कोर्स को छोड़ने के इच्छुक जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए कई प्रवेश एग्जिट्स भी रखे गए हैं, प्रवेश भी रखे गए हैं, ठीक है। उनके क्रेडिट्स को अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स के माध्यम से स्थानांतरित किया जाएगा, ठीक है। कुछ बैंक ऑफ क्रेडिट्स भी रखेंगे, वो क्या होंगे अगले स्लाइड्स में आपको बताऊंगी। नेक्स्ट है आपका NCERT द्वारा विकसित किए जाने वाले राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा स्कूल। मतलब क्या है कि 8 साल तक की आयु के बच्चों के लिए, मतलब सेकंड क्लास तक, जो भी मैंने आपके बताया कि एक आपका फाउंडेशन स्टेज होगा, उस स्टेज में बच्चों के लिए जो भी पाठ्यक्रम निश्चित किया जाएगा वो NCERT द्वारा ही निश्चित किया जाएगा। नेक्स्ट एक और बड़ा अच्छा अपडेट दिया है कि बच्चे जो हैं वो अपनी स्थानीय भाषा या मातृभाषा में भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। मतलब अब बच्चों के ऊपर ज़बरदस्ती इंग्लिश थोपने वाला सिस्टम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। बच्चे जो हैं वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी पढ़ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्टूडेंट्स जो है वो मराठी में अपनी पढ़ना चाहता है अपने फाउंडेशन स्टेज में, 2 से 8 साल तक के बच्चे जो होते हैं तब फाउंडेशन स्टेज में, तो वो मराठी में पढ़ सकता है। गुजराती में पढ़ना चाहता है गुजराती में पढ़ सकता है, संस्कृत में पढ़ सकता है। जो बच्चा जिस लैंग्वेज में पढ़ना चाहता है उस लैंग्वेज में वे पढ़ सकता है। तो ये बहुत अच्छा अपडेट है। नेक्स्ट है आपके लिए कि आपकी जो भी आपकी स्नातक डिग्री रहेगी वो किस तरह की रहेगी। तो इसके लिए बहुत अच्छा अपडेट आया है, बहुत बढ़िया अपडेट है कि जो भी स्नातक की डिग्री होगी उसकी अवधि 3 या 4 साल की होगी, जिसमें बहुत से विकल्प होंगे। पहले स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ता था कि पहले स्टूडेंट्स जो था वो आर्ट्स का स्टूडेंट्स होता है
तो वो सिर्फ आर्ट्स ही पढ़ सकता है, या फिर कोई मेडिकल का स्टूडेंट्स है तो वो मेडिकल ही पढ़ सकता है, वो आर्ट्स नहीं पढ़ सकता है। या कॉमर्स का स्टूडेंट्स है तो वो कॉमर्स पढ़ सकता है, आर्ट्स नहीं पढ़ सकता है। या आर्ट्स का स्टूडेंट्स है वो साइंस नहीं पढ़ सकता है। तो ये पहले बहुत ज़्यादा एक इशू होता था। कई बच्चों का साइंस के साथ साथ हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट होता था तो वो नहीं पढ़ पाते थे। लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बहुत से विकल्प लाए गए हैं। बच्चा जो है वो अपनी 10th+2 9th से 10th+2 तक के बीच में कोई भी एक अच्छा सब्जेक्ट रख सकता है। वो अपनी पसंद से साइंस भी चूज़ कर सकता है, साइंस के साथ साथ हिस्ट्री भी चूज़ कर सकता है, हिस्ट्री के साथ साथ कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकता है। तो बहुत अच्छा लाया गया है अपडेट्स। उदाहरण के लिए जैसे व्यवसाय के व्यावसायिक क्षेत्रों का 2 साल में अध्ययन करने के बाद, ठीक है। एक और बहुत अच्छा अपडेट है कि अगर बच्चा जो है वो बीच में अपनी एजुकेशन छोड़ता है कॉलेज में, तो उसके लिए क्या होगा कि अगर बच्चा 2 साल तक अपनी 2nd ईयर तक पढ़ता है तो उसे उसका डिप्लोमा दिया जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले स्टूडेंट्स को अपना पूरा 3 साल का एक मतलब जो भी उसका बैचलर डिग्री का कोर्स होता था वो करना पड़ता था। अगर नहीं करता है तो उसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, उसे कुछ नहीं मिलता था। लेकिन अब क्या होगा कि अगर बच्चे ड्रॉप आउट करते हैं, वो आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं किसी रीजंस की वजह से, तो उन्हें सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, डिप्लोमास मिलेंगे। अगर 2 साल तक स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो उन्हें क्या दिया जाएगा? डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर 3 साल तक पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अपनी 3 साल की डिग्री करते हैं तो उन्हें क्या दी जाएगी? उन्हें बैचलर डिग्री दी जाएगी। और अगर स्टूडेंट सिर्फ 1 साल तक ही पढ़ता है, अपना पूरा फर्स्ट ईयर लगाता है, एग्ज़ाम्स देता है, तो उसे क्या दिया जाएगा? उसे एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो ये भी बहुत अच्छा है कि कहीं बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कॉलेज में पढ़ते पढ़ते भी जिनकी जॉब्स लग जाती है या कई रीजंस की वजह से उन्हें अपनी कॉलेज की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, तो उनकी जो भी पढ़ाई होगी, उन्होंने अगर 1 साल अपना पूरा लगाया है तो उन्हें सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल लगाए हैं तो उन्हें डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल उन्होंने लगाया है तो उन्हें स्नातक डिग्री मिल जाएगी, और अगर उन्होंने 4 साल लगाए हैं तो उन्हें डिग्री के साथ साथ प्लस रिसर्च की डिग्री भी मिलेगी। ये भी बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव्स है, बहुत अच्छा एक अपडेट्स है। एक अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स भी स्थापित किया जाएगा। ये एक अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स क्या है कि अगर बच्चा एक कोर्स के साथ दूसरा कोर्स भी करना चाहता है तो उसके द्वारा जितने भी कोर्स में क्रेडिट्स लिए गए हैं उसका एक बैंक ऑफ क्रेडिट्स बनाया जाएगा, जिसमें सारे के सारे क्रेडिट्स उसके जुड़ते जाएंगे और एट द एंड जो है वो उसे उसकी डिग्री के साथ जो है उस क्रेडिट्स को भी जोड़ दिया जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा है। और यदि छात्र एक कठोर अनुसंधान परियोजना को पूरा करते हैं, मतलब कि अगर स्टूडेंट्स 3 साल तक अपनी बैचलर डिग्री करते हैं और 1 साल का वो एक प्रोजेक्ट वर्क भी करते हैं, तो वो 4 साल की डिग्री मानी जाएगी और उसके साथ आपको रिसर्च का भी डिग्री मिलेगी। मतलब 4 वर्षीय कार्यक्रम भी अनुसंधान के साथ हो सकता है, मतलब रिसर्च प्लस डिग्री। देखो कितना अच्छा इनिशिएटिव हो गया कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। पहले एमफिल करना पड़ता था, 3 साल की पढ़ाई होती थी, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए होता था, वो तो बात की बात है। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के साथ साथ अपनी डिग्री भी करते हैं, 3 साल की डिग्री के बाद अगर आप 1 साल का एक पूरा रिसर्च 1 साल का प्रोजेक्ट वर्क करते हैं तो आपको उसके साथ एक रिसर्च की डिग्री भी मिल जाएगी। तो ये बहुत अच्छा एक अपडेट्स है। तो यही था आज की वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए PDF नोट्स के लिए, और कॉमर्स से रिलेटेड अपडेट्स के लिए या NT NET की प्रिपरेशन के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच लर्नर्स, बाय बाय।